हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज की इस वीडियो में जो मॉडल पेपर है इसका हम सेट बी का यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे 4 सेटों का कंप्लीट आपको यहाँ पे सोल्यूशन करवाएंगे। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सोल्यूशन करवाया जाएगा। और यदि आप इनका नोट्स लेना चाहते हैं या आप इनका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685299149 पर। तो आपको यदि चारों सेट का आपको यदि नोट्स लेना है तो आपको इसके लिए कांटेक्ट करना होगा 9685299149 पर। चारों सेट के आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685, यहाँ पे आपको 9685299149, तो इस पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हमारे हैं, सबसे पहला हमारा यहाँ पे सही विकल्प वाले क्वेश्चन है जिनमें कि आपको 4 सभी में ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है सही विकल्प का, चाय में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ का नाम लिखना है। तो देखिए यदि हम चाय की बात करते हैं तो चाय में एक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। चाय को पीने के बाद आदमी जो है एक उत्तेजक पदार्थ की तरह फील होता है। तो चाय के अंदर एक कैफीन नाम का वर्णक, इसको आपको कैफीन बना लेना है। तो ये है कैफीन, क्या ये कैफीन है। और चाय में जो है कैफीन पाया जाता है जिसके कारण ही हमको चाय पीने के बाद रिलैक्स महसूस होता है, थोड़ा फुर्ती महसूस होता है। तो कुल मिलाकर के चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है, कैफीन। यहाँ पे कैफीन लिखा है, इसको आपको बना लेना है कैफीन। तो ये है कैफीन। कैफीन के कारण ही आपको जो उत्तेजक पदार्थ है उसका अनुभव होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसी तकनीक जिसके द्वारा पितृत्व की समस्या का समाधान किया जा सकता है, उस तकनीक का आपको नाम बताना है। तो देखिए पूछा गया कि पितृत्व की समस्या का मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और कोई बच्चा ये बोल रहा है कि ये व्यक्ति जो है उसका पिता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति उसका पिता रियल में है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए एक विधि है जिसका उपयोग करते हैं हम, और उसका नाम क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ का ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पितृत्व की समस्या का समाधान किया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए अंगुली छापन विधि के द्वारा। अब बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि अपराधियों की पहचान करने में उपयोग किया जाता है। तो कोई भी यदि अपराधी है तो उसकी पहचान करने के लिए भी कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो सेम यही विधि अपनाई जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यानी अपराधियों की पहचान करने के लिए भी और पितृत्व की समस्या के निवारण में भी आपको याद रखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए अंगुली छापन विधि का उपयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम बोलते हैं दात्र कोशिका आर्कता रोग, इसमें यदि ग्लूटामिक अम्ल वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा एक त्रिकूट वैलिन के लिए है। मतलब वैलिन नामक जो एक अमीनो एसिड होता है, आपको बताना है कि वैलिन को कोड करने वाला कोडान कौन सा होता है। जैसे आप देखे होंगे कि 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के एक बनी भाषा होती है जिसे हम कहते हैं कोडान। तो त्रिकूट यानी कि 3 नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलकर के एक भाषा बनाते हैं जो कि किसी एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करते हैं। तो जैसे कई बार पूछा जाता है कि एयूजी किस कोडान को कोडित करता है, तो एयूजी कोडान जो है ये मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है वैलिन। तो वैलिन नामक जो अमीनो एसिड होती है उसको कोड कौन सा कोडान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीयूजी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है। तो मेथियोनिन को यदि कोड करने वाला कोडान पूछता है तो आपको याद रखना है एयूजी। क्या याद रखना है, एयूजी। लेकिन यदि वैलिन के लिए पूछा गया तो वैलिन के लिए क्या हो जाएगा, जीयूजी। अगला क्वेश्चन है कि संकरण के समय, देखिए संकरण के समय फूल की कली से अगर संकरण हो रहा है, उस समय कोई भी फूल की अगर कली है उसमें से यदि हम पुंकेसरों को हटाते हैं यानी स्टेमेंस को यदि हम रिमूव करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे हम कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं, इसे हम विपुंसना या विपुंसन कहते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है
कि अगर संकरण के समय हम किसी भी फूल की कली से यदि पुंकेसर या स्टेमेन को हटा देते हैं, स्टेमेन क्या होती है, तो पुमंग की इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। तो अगर पुंकेसर को ही हम कली से हटा देंगे, पौधे की कली से हटा देंगे, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विपुंसन बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सोनेरा 64 और लर्मा रोजा 64A किस पादप की प्रजातियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोनेरा 64 और लर्मा रोजा 64A ये दोनों आपको याद रखना है कि ये दोनों ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि गेहूं की प्रजातियां हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, लर्मा रोजा 64A और सोनेरा 64 ये दोनों गेहूं की प्रजातियां हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी आपको कई सारे क्वेश्चन हैं। पहला दिया गया है, मानकों का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग हमारे कार्यों तथा जैविक संसार के बीच संबंधों को नियंत्रित करने में होता है। देखिए यहां पे आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक मानकों का समूह है जिसका प्रयोग हम कई सारे कार्यों तथा जैविक संसार के बीच संबंधों का हम क्या कर सकते हैं, आपस में स्टडी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक आचार संहिता, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैव आचार संहिता। तो इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जैव आचार संहिता। तो इसका आप राइट आंसर लिख लेंगे जैव आचार संहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव आचार संहिता। अगला क्वेश्चन है कि देश में जो जैविक चोरी होती है या जैव संसाधनों की चोरी होती है, इसको आप जैव संसाधन कर लेंगे, जैव संसाधनों की जो चोरी होती है या डकैती होती है तथा गैर कानूनी जो दोहन होता है उसे हम क्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बिना किसी सरकार की अनुमति के अगर जैविक पदार्थों का यूज किया जाता है, उसका दोहन किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वायोपायरेसी कहते हैं। तो ये आपको राइट आंसर यहां पे क्या कर लेना है, वायोपायरेसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायोपायरेसी। तो यहां पे सेकंड नंबर का आपका आंसर हो जाएगा क्या, वायोपायरेसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा, एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। यहां पे आप लिख लेंगे एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। तो सिट्रिक अम्ल का जो उत्पादन किया जाता है वो एस्परजिलस नाइगर नामक बैक्टीरिया से किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में यानी कि हर एक इकोसिस्टम या परितंत्र में आपको बताना है कि ऊर्जा के लिए सभी चीजें किस पर मुख्य रूप से निर्भर होती है। मतलब चाहे प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, मतलब जो बेसिक आधारभूत इकाई होती है एनर्जी की किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, तो कोई भी इकोसिस्टम में सबसे पहले एनर्जी का जो प्रमुख स्रोत है ऊर्जा के लिए सबसे पहले किस पर निर्भर रहते हैं, तो आपको याद रखना है सूर्य पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, सूर्य पर। कहीं कहीं पे इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा भी मिलता है, तो आप सौर ऊर्जा भी लिख सकते हैं क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, तो सूर्य ही प्रमुख स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों को हम क्या कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण भी करते हैं। तो आपको यहां पे बताना है कि पादपों को स्पेशली हम प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। लेकिन यहां पे पूछा गया है कि पादपों को हम और क्या कहते हैं, क्योंकि पादप का एक काम होता है CO2 का स्थिरीकरण करना भी, तो CO2 का स्थिरीकरण पादप करते हैं, इसीलिए हम पादपों को क्या कहते हैं, तो पादपों को हम जैविक स्थिरीकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, तो पादपों को हम जैविक स्थिरीकारक भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जैविक स्थिरीकारक। तो पौधों को हम जैविक स्थिरीकारक भी कहते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हेपेटाइटिस रोग किस जीवाणु के कारण होता है। यानी यहां पे आपसे पूछा गया है कि हेपेटाइटिस रोग क्या जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो आपको यहां पे करेक्ट आप बताना है कि करेक्ट है कि यहां पे इनकरेक्ट है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस रोग होता है यह बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, यह किसके कारण होता है, यह वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये जो पहला नंबर है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसको आपको क्या कर लेना है, इनकरेक्ट, ये आपका फॉल्स है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फिलोसफी जूलॉजिक
फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक क्या अरस्तु है, यहां पे बताया गया है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं, आपको याद रखना है, लैमार्क। तो फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक अरस्तु नहीं है, यानी ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि ईस्ट का उपयोग क्या हम इथाइल एल्कोहल के निर्माण में करते हैं, तो सत्य बात है, क्योंकि ईस्ट का उपयोग करके हम एथिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं, तो ईस्ट का उपयोग एथिल एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क जो होता है यानी जो किडनी है, क्या यह लाल रक्त कणिकाओं का भंडार अंग है, तो यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि किडनी जो होती है कभी भी आरबीसी का भंडार अंग नहीं होती है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित इंसुलिन है, तो देखिए जो ह्यूमुलिन है यहां पे बताया गया है कि ह्यूमुलिन जो है यह क्या मानव निर्मित इंसुलिन है, तो बिल्कुल जो ह्यूमुलिन है यह एक मानव के द्वारा बनाया गया इंसुलिन है, तो ह्यूमुलिन एक मानव निर्मित इंसुलिन है, यानी ये हमारा हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है पीड़कनाशी जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, पूछा गया है आपसे कि जो पीड़कनाशी होते हैं, पीड़कों को नष्ट करने वाले होते हैं, क्या ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को भी हमारे प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जो भी पीड़कनाशी होते हैं ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित किसी ना किसी रूप से करते हैं, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहां पे आपको सही जोड़ी वाले प्रश्न हल करना है, तो सही जोड़ी वाले प्रश्न देखिए ये भी काफी इजी है। इसमें आपको बताना है कि शुक्र जनन नलिकाएं, पहला है शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं जैसे ही नाम आएगा आपके माइंड में कई सारी चीजें एक्टिविटी चलने लगेगी, क्योंकि शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसके अंदर शुक्र जनन कोशिकाएं होती है जहां शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्र जनन नलिकाओं का जो संबंध है वो इनमें से किसके साथ हो सकता है, तो ये हो सकता है सर्टोली कोशिका के साथ। किसके साथ हो सकता है इसका संबंध, इसका संबंध हो सकता है सर्टोली कोशिका के साथ हो सकता है। तो सर्टोली कोशिका क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है, तो सर्टोली कोशिका भी किसके अंदर पाई जाती है, वृषण के अंदर पाई जाती है, टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। वहीं जो शुक्रजन नलिकाएं होती है ये भी किसके अंदर होती है, वृषण के अंदर, तो दोनों का संबंध आपस में मैच हो सकता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछा गया दूसरा नंबर है प्रतिकोडान, एंटीकोडान। एंटीकोडान हमेशा आपको याद रखना है कि ट्रांसफर आरएनए के उसमें उपस्थित होता है, यानी आरएनए में उपस्थित होता है प्रतिकोडान, तो इसका प्रतिकोडान का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आरएनए, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। फिर पूछा गया है प्राकृतिक कीटनाशी, तो कौन सा इसमें से आप देखिए कि प्राकृतिक कीटनाशी है, तो प्राकृतिक कीटनाशी होता है एजाडिरेक्टिन। क्या होता है, एजाडिरेक्टिन एक प्रकार का कीटनाशी है, तो यहां पे हो जाएगा तीसरे नंबर का, ये सी नंबर का हो जाएगा ये पांचवा। अगला है वायोपायरेसी, तो वायोपायरेसी क्या है, तो वायोपायरेसी मतलब जैविक संसाधनों का या जीन की चोरी, तो आपका यहां पे हो जाएगा पहला नंबर का ये, तो डी नंबर का हो जाएगा आपका ये पहला। तो वायोपायरेसी का हो जाएगा जैव अणु तथा जीन की चोरी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व प्राणी दिवस, तो विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। इसके बाद देखिए है इस स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब है संघर्ष या प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा जो है या स्पर्धा का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफ नंबर का। ये एक प्रकार की हानिकारक पारस्परिक क्रिया होती है, तो इस प्रकार से आपको यहां पे सही जोड़ी भी आपको मैच कर लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक वाक्य में जो भी उत्तर है, यहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है मानव निर्मित, यहां पे आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित इंसुलिन का नाम क्या है, तो मानव निर्मित जो इंसुलिन है इसका नाम क्या है, हमने आपको सत्य में ही इसका आंसर आपको दिखा है। तो मानव निर्मित इंसुलिन कौन सा होता है, ह्यूमुलिन। क्या है, ह्यूमुलिन। तो यहां पे आपको लिख लेना है क्या, ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन जो है एक क्या है, यह एक प्रकार का मानव निर्मित इंसुलिन है, तो आपको इसका राइट आंसर क्या कर लेना है, ह्यूमुलिन। तो ये ह्यूमुलिन जो है ये क्या है, एक मानव निर्मित इंसुलिन है, मानव के द्वारा बनाया गया एक इंसुलिन है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है एलएसडी के स्रोत का नाम लिखिए। एलएसडी एक नशीला पदार्थ होता है और एलएसडी का यहाँ पे सोर्स पूछा गया। एलएसडी का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड।
तो यह एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जो स्पेशली ब्रेन पर यानी कि हमारी तंत्रिका तंत्र पर एक तरह से प्रभाव डालने का काम करता है। तो एलएसडी जो है यहाँ पे एलएसडी का सोर्स पूछा यानी कि स्रोत, एलएसडी प्राप्त किस में से होता है? तो एलएसडी को हम प्राप्त करते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक के वर्धी भाग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्या लिख लेना है आपको? क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लेविसेप्स परप्यूरिया एक कवक होता है जिसके वर्धी भागों से हम प्राप्त करते हैं किसको? एलएसडी को। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो मुक्त प्लावी पौधों का नाम बताना है आपको। ऐसे पौधों का नाम बताना है जो कि मुक्त प्लावी होते हैं, मतलब ना तो इनमें जड़ें होती है और ये मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो प्लावी पौधों का मतलब ही होता है कि ऐसे पौधे जिनमें ना तो जड़ें होती है और बल्कि ये पानी की सतह पे स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, उन पौधों को हम कहते हैं प्लावी पौधे। तो प्लावी पौधों का यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल बताना है मुक्त प्लावी पौधे का, जो स्वतंत्र होते हैं और प्लावी भी होते हैं यानी कि तैरते भी रहते हैं। तो इनका दोनों का नाम एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पिस्टिया। क्या है? पिस्टिया। तो एक तो आप लिख लेंगे क्या? पिस्टिया। पिस्टिया इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, पिस्टिया हो गया एक। इसके अलावा वोल्फिया, वोल्फिया का प्लांट आप देखे होंगे। जो वोल्फिया का प्लांट होता है यह भी क्या होता है? जो वोल्फिया का प्लांट होता है यह भी एक प्रकार का मुक्त प्लावी पादप है। तो दोनों एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित इंसुलिन है। तो ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमुलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां नंबर। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एनआईएफ जीन जो है यह किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि यह जीन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एनआईएफ जीन किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं? तो ये आपको याद रखना है राइजोबियम में। किसमें? राइजोबियम जो सूक्ष्म जीव होता है उसके अंदर एनआईएफ जीन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है क्या? राइजोबियम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है लाइकेनों में सहजीवी रूप से कौन से दो जीव पाए जाते हैं? लाइकेन जो है एक सहपरोपकारिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, या सहजीविता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें आपस में दो जीव साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो यहां पे पूछा गया कि ऐसे कौन कौन से दो जीव हैं जो कि लाइकेन के अंदर उपस्थित होते हैं। तो एक तो आपको याद रखना है क्या है? एक है एल्गी, एल्गी का मतलब होता है शैवाल, और दूसरे है क्या? फंगाई यानी कि कवक। तो एल्गी और फंगाई, एल्गी और फंगाई जो है ये दोनों यानी शैवाल और कवक, ये दोनों आपस में साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं जिसको हम लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन सहपरोपकारिता का या सहोपकारिता का या सहजीविता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और इसके बाद क्रमशः आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों का भी समावेश किया गया है इस प्रकार से मॉडल पेपर के अंदर, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप इनको भी तैयार कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चनों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ नोट्स के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685299149 पर। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।